हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइए। और आज हम कवर करने जा रहे हैं वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ एक बहुत ही पॉपुलर मॉडर्निस्ट पोएट। बहुत सारी राइटिंग्स हैं इनकी जिससे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। बहुत सी इनकी कोट्स हैं। सभी कुछ डिस्कस करेंगे हम आज के इस वीडियो में। यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। यहाँ पर आपको एक बेसिक पीडीएफ मिलेगी अपने सिलेबस से रिलेटेड, और टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी जिससे कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। अपने टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न को भी देख लीजिए। 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के जो कि सब्जेक्टिव होंगे। और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो बहुत सोच समझकर आपको आंसर्स करने हैं, और मेरे सभी वीडियोस को देखते रहिए तो मोस्ट प्रोबेबली आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे। मैं अपने वीडियोस में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कुछ भी आपके एग्जाम्स में आएगा। अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन करिए। तो आइए इस वीडियो के थ्रू वर्जीनिया वुल्फ जी के बारे में जानते हैं। इनके कुछ बेसिक वर्क्स को आप और कवर कर लीजिएगा, अदरवाइज इस वीडियो के अलावा आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज की। इस वीडियो में मैंने बहुत से फैक्ट्स और कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हैं। शी वॉज अ वॉइस ऑफ फ्रीडम, अ वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अ वॉइस ऑफ करेज। वर्जीनिया वुल्फ जी को कवर करना एज अ राइटर क्यों जरूरी है? क्योंकि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल मॉडर्निस्ट राइटर रही हैं वो। उनके नॉवेल्स ने तरीका चेंज कर दिया था नॉवेल्स के लिखे जाने का। शी वॉज द वन जिन्होंने विमेन को एक वॉइस प्रोवाइड की, इमोशंस को एक वॉइस प्रोवाइड की, और लोगों की इनर लाइफ को, इनर थॉट्स को एक वॉइस प्रोवाइड की। इनके लिखे जाने के बाद से, और इनके साथ ही साथ जेम्स जॉयस जो इनके काफी कॉन्टेम्पररी रहे हैं, उनकी नॉवेल्स ने भी लगभग सेम इम्पैक्ट दिया था राइटिंग्स को। साइकोलॉजिकल, इंटीमेट और बोल्ड हो गई थी राइटर्स की राइटिंग्स। वर्जीनिया वुल्फ, born 1882, died 1941, सेम आर द years of जेम्स जॉयस। मैं वर्जीनिया वुल्फ जी को कहूंगी बहुत ही सेंसिटिव पर्सन, एक सेंसिटिव जीनियस। ऑल दोस टाइम पर मेंटल इलनेस वर्ड यूज किया जाता था उनके लिए। ऐसे लोग जो बहुत सेंसिटिव हुआ करते थे ना, पीपल यूज टू इजीली से मेंटल इलनेस। लेकिन वट एवर इट वॉज, टाइमलेस आर्ट उन्होंने हमें क्रिएट करके दी। एंड शी वॉज ए पार्ट ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप, ब्लूम्सबरी। ब्लूम्सबरी की भी थोड़ी सी बात करेंगे शॉर्ट में, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आइए चलिए ब्लूम्सबरी ग्रुप की थोड़ी सी बात करते हैं। ईयर का क्वेश्चन आ सकता है, मेंबरशिप का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेंबर, वाज नॉट द मेंबर। तो 1905 से 1930 के बीच का कुछ इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ सम ब्रिटिश राइटर्स, आर्टिस्ट्स एंड थिंकर्स। नाम देख लीजिए, वर्जीनिया वुल्फ, ई एम फॉस्टर, लिटन स्ट्रेची एंड जे एम कीन्स, जो कि लोगों की फ्रीडम में बिलीव करते थे, मॉडर्निज्म में बिलीव करते थे। विक्टोरियन मोरालिटी को इन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। So the Bloomsbury group believed in individual freedom, truth and modernism, boldly rejecting rigid Victorian traditions. इनके आइडियाज आज भी इन्फ्लुएंस करते हैं मॉडर्न लिटरेचर को, आर्ट को और क्रिटिसिज्म को, एंड रिमाइंड्स अस कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी एंड क्रिएटिव फ्रीडम दुनिया को बदल सकते हैं। वर्जीनिया वुल्फ जी का राइटिंग स्टाइल डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ ये सेम राइटिंग स्टाइल जेम्स जॉयस जी का भी था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। कैरेक्टर्स की इनर थॉट्स हमें दिखाई जाती थी उनकी मेमोरीज के थ्रू, उनके टाइमलेस एक्शंस के थ्रू, उनकी साइकोलॉजी के थ्रू। और इस तरीके की कोशिश में लैंग्वेज अपने आप बहुत ही पोएटिक, बहुत ही सिंबॉलिक और बहुत ही रिफ्लेक्टिव हो जाया करती थी। मिसेस डेलोवे अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड कि हर कैरेक्टर कुछ ना कुछ अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है, और वही थॉट्स हमें दिखाई जाती हैं। एंड दोज थॉट्स आर कॉल्ड टू बी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। 1929 का इनका ग्रेटेस्ट वर्क मुझे लगता है अ रूम ऑफ वंस ओन, जिसमें उन्होंने कहा कि फीमेल्स को दो चीजों की जरूरत है इस सोसाइटी में, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम की। वो जो बनना चाहें, जिस करियर को ऑप्ट करना चाहें, पूरे तरीके से उन्हें फ्रीडम हो।
पेट्रियार्की को चैलेंज किया था इस वर्क ने और बहुत ही जेनरेशंस तक इवन आज तक विमेन राइटर्स को इंस्पायर किया है। उनके कुछ मेजर वर्क्स की बात करते हैं, काम आएंगे आपको एग्जाम्स में। वॉयज आउट 1915, जेकब्स रूम 1922, 1925 मिसेस डेलोवे टू द लाइट हाउस 1927, 1928 ऑरलैंडो अ रूम ऑफ वन सोन जो कि बहुत ही पॉपुलर फेमिनिस्ट ऐसे है, वेव्स एंड 1941 का लास्ट वर्क बिटवीन द एप्स जो कि उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। तो इन सभी को आप याद रखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। अब उनके कुछ वर्क्स की बात करते हैं। द फर्स्ट वर्क दैट आई एम डिस्कसिंग हियर इज मिसेस डेलोवे। इसका एक डिटेल वीडियो भी है मेरे पास। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ क्लेरिसा डेलोवे। क्लेरिसा डेलोवे की लाइफ में एक दिन, उनकी मेमोरी, उनका पास्ट का टाइम, उनका अकेलापन, उनकी मेंटल हेल्थ और साथ ही साथ एक और कैरेक्टर है सेप्टिमस। उनकी मेंटल हेल्थ हमें दिखाई जाती है हर कैरेक्टर की और पूरी दुनिया की ही इनर रियलिटी दिखाई जाती है बिहाइंड सोशल अपीयरेंस। लोग दिखते कैसे हैं, एक पार्टी में कैसे बिहेवियर करते हैं और अंदर ही अंदर सोच क्या रहे हैं, सबका थॉट प्रोसेस क्या है, वो हमें दिखाया जाता है। मिसेस डेलोवे काफी इंपॉर्टेंट वर्क है, वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूंगी। एक और इम्पोर्टेंट वर्क है उनका, दैट इज मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन। 1924 का ऐसे है ये इनका, जो कि मॉडर्निटी को एक्सप्लोर करता है और यहाँ पर इनकी बहुत ही एक फेमस ऑब्जर्वेशन है जो आपको एग्जाम में आ सकती है। ऑन और अबाउट December 1910 human character changed. To Virginia Woolf here means that around 1910 there was a fundamental shift in how people thought, how people felt, how people lived. राइटर्स किस तरीके से कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया करते थे, क्योंकि मॉडर्निज्म की वजह से सोसाइटी चेंज हो रही थी। न्यू टेक्नोलॉजी, अर्बनाइजेशन, साइकोलॉजी एंड द ब्रेकडाउन ऑफ अर्लियर एरा, विक्टोरियन एराज वैल्यूज, वो सब कुछ बदल रहा था। तो 1910 आते आते दुनिया बदल रही थी। वर्जीनिया वुल्फ जी के इसी वर्क को एल्यूड करते हुए D.H. लॉरेंस जी ने एक लाइन लिखी अपने वर्क कैंगरू में। It was in 1915 the old world ended. D.H. Lawrence means that the World War I destroyed the old social, moral and emotional order of whole Europe. 1915 symbolizes the deep shock of the war when, faith in Victorian values, stability, progress, technological changes, सब कुछ collapse हो गया। सबको ऐसा लगने लगा अब क्या ही बचा इस दुनिया में, और D.H. लॉरेंस जी को भी यही लगा। It was in 1915 the old world ended. एक और वर्क की बात करते हैं इन्हीं के, टू द लाइट हाउस 1927 का वर्क है। बहुत ही डीप इमोशनल सिंबॉलिक नॉवेल है जहां पर टाइम किस तरीके से बीतता है और टाइम के साथ साथ कैसे रिलेशनशिप्स, थॉट्स, व्यू पॉइंट्स, परसेप्शंस चेंज होते चले जाते हैं। लॉस और एब्सेंस की क्या वैल्यू होती है, होप, स्टेबिलिटी और मीनिंग ऑफ लाइफ, इन सब की क्या वैल्यू होती है, दैट इज शोन इन दिस वर्क थ्रू द ऑब्जेक्ट कॉल्ड लाइट हाउस। ये नॉवल हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, द विंडो, टाइम पासेस एंड द लाइट हाउस। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, एक ऑड ऑप्शन दे दी जाती है और पूछा जाता है इसमें से क्या इस नॉवल का स्ट्रक्चरल पार्ट नहीं है। विंडो है, टाइम पासेस है, लाइट हाउस है और कोई एक फोर्थ वेग ऑप्शन आपको दे दी जाएगी, वो आपको चूज करनी होगी। इस नॉवल से जो क्वेश्चन आते हैं, लिली ब्रिस्को नाम के कैरेक्टर के आते हैं। लिली ब्रिस्को जो कि प्रोफेशन से एक पेंटर हैं, काफी सेंट्रल कैरेक्टर हैं और काफी स्ट्रगल करती हैं अपनी पेंटिंग्स को कंप्लीट करने के लिए। एक आर्टिस्टिक विजन है। लिली ब्रिस्को इज मेनी अ टाइम्स कॉल्ड कि ये वर्जीनिया वुल्फ का ही एक ऑल्टर ईगो है इस नॉवेल में। अब बात करेंगे वर्जीनिया वुल्फ जी के एक और वर्क, ऑरलैंडो की 1928। ईयर जरूर याद रखिएगा। बायोग्राफिकल एलिमेंट्स है यहाँ पर। ऑरलैंडो के जेंडर भी चेंजेस होते रहते हैं एंड बहुत सारी सेंचुरीज यहाँ पर दिखाई गई हैं ऑरलैंडो की लाइफ की। किस तरीके से एक पर्सन अपनी जेंडर आइडेंटिटी के लिए घूमता रहता है, दैट हैज बीन शोन हियर। हिस्ट्री भी है यहाँ पर, सेल्फहुड भी है और काफी अपने वक्त से आगे का एक नॉवेल था ऑरलैंडो।
ऑरलैंडो की बात चली ही है तो इसमें मेंशन्ड एक पोइट्री की बात करते हैं, द ओक ट्री। ओक ट्री हमारे कैरेक्टर ऑरलैंडो ने ही लिखी है इस वर्क में, और इस ओक ट्री पोइट्री को ऑरलैंडो ने ओवर 3 सेंचुरीज रिवाइज किया है, जो कि सिंबलाइज करता है ट्रेडिशन को, इंग्लैंड को, हिस्ट्री को और परमानेंस को। दिस पोइट्री रिमाइंड्स अस दैट ट्रू आर्ट सर्वाइव करती ही है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, जेंडर एंड जजमेंट। लिटरेचर या कोई भी चीज इस दुनिया में स्टैटिक नहीं है, ग्रो होती है, स्ट्रगल होती है, एंड्योरमेंट होती है हर चीज की। दिस इज अ सिंबॉलिक पोम एंड अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे इस पोएट्री के बारे में पूछा जाता है। इट इज अ सिंबोलिज्म ऑफ आइडेंटिटी एंड इमॉर्टैलिटी। इसके बाद हम बात करते हैं अ रूम ऑफ अनसोन की। रूम ऑफ अनसोन काफी इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट वर्क है वर्जीनिया वोल्फ जी का, विच वॉज बेस्ड अपॉन 2 lectures दैट शी डिलीवर्ड द प्रीवियस ईयर। और यहाँ पर उन्होंने बात की अ वीमेन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ ओन टू राइट। फ्रीडम होनी चाहिए। दिस इज अ मिक्स ऑफ एसे एंड फिक्शन, और इसके बारे में भी मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है, वो वीडियो आप जरूर कवर करिएगा। अब बात करते हैं द वेव्स की, विच इज अ 1931 नॉवेल बाय इंग्लिश नॉवेलिस्ट वर्जीनिया वोल्फ। और यहाँ पर उन्होंने बहुत ही एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे कैरेक्टर्स को और उनके सोलिलोक्वीज को इंक्लूड किया है। जो हमारे कैरेक्टर हैं वो हैं बर्नार्ड, सुजेन, रोडा, नेविल, जिनी एंड लुइस। और ये सभी कैरेक्टर्स किसी ना किसी रियल टाइम फिगर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखते हैं कौन कौन किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लुइस रिप्रेजेंट करते हैं टीएस एलियट जी को, काफी पॉपुलर मॉडर्निस्ट राइटर। नेविल लिटॉन स्ट्रेची, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप। चिनी मेरी हचिंसन को, इन सभी कैरेक्टर्स के बारे में भी शॉर्ट में बात करूंगी। सुजेन वेनेसा बेल को, रोडा वर्जीनिया वुल्फ को खुद को, पर्सिवल एक 7th मेंबर है ग्रुप के जो कि थॉबी स्टीफन को रिप्रेजेंट करते हैं। इन सभी कैरेक्टर्स की बात करती हूँ जिनको मैंने रेड मार्क किया है। टीएस एलियट के बारे में लगभग आप सभी जानते हैं, फेमस मेजर मॉडर्निस्ट पोएट जिन्होंने वेस्टलैंड लिखी थी। लेटॉन स्ट्रेची ब्लूम्सबरी ग्रुप के काफी इंपॉर्टेंट राइटर जो कि नेविल की इंटेलेक्चुअलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड मैरी हचिंसन वुल्फ की काफी, वर्जीनिया वुल्फ जी की काफी क्लोज फ्रेंड और इम्पोर्टेंट सोशलाइट थी उस एरा की। वेनेसा बेल वुल्फ जी की एल्डर सिस्टर और एक पेंटर भी थी ये। वर्जीनिया वुल्फ को तो आप जानती हैं, हमारी राइटर, और थॉबी स्टीफन वुल्फ जी के और वेनेसा जी के ब्रदर। थोड़ी सी बात करते हैं वर्जीनिया वुल्फ जी की मेंटल हेल्थ की। साइकोलॉजिकल स्ट्रगल बहुत हैवी माना जाता है उनका, जो कि उनकी राइटिंग्स में और उनके कैरेक्टर्स के थ्रू भी रिफ्लेक्ट होता है। कैरेक्टर्स भी हमें ऐसे दिखते हैं जिनको डिप्रेशन है, कोई ना कोई ट्रॉमा है, आइसोलेटेड है सोसाइटी से। उनकी राइटिंग्स में भी कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस हमें नजर आती है, और रीडर्स को एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है वर्जीनिया वुल्फ जी के साथ। इनके कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स देखते हैं। देखिए कितना खूबसूरत कोट है, लॉक अप योर लाइब्रेरीज इफ यू लाइक बट देयर इज नो गेट, नो लॉक, नो बोल्ट दैट यू कैन सेट अपॉन द फ्रीडम ऑफ माई माइंड। पावरफुली रिमाइंड करवाती हैं सबको कि ट्रू फ्रीडम तो दिमाग की है, नॉलेज की है, इमेजिनेशन की है, इंडिपेंडेंस की है, एंड दैट कैन नॉट बी इम्प्रिजन्ड। As a woman, I have no country. As a woman, I want no country. As a woman, my country is the whole world. With these words, Virginia Woolf challenge करती है narrow ideas of nationalism and belonging. वो इमेजिन करती है एक दुनिया जहां पर आइडेंटिटी इज नॉट कन्फाइंड बाय बॉर्डर्स बट by human connection, by freedom, by equality. For women specifically, जिनकी life has been often controlled by nations and institutions and rituals and so many these and those things. वॉल्फ का विजन है, मैं इंक्लूसिव रहना चाहती हूँ पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की ह्यूमैनिटी में। This one, my favorite. Why did men drink wine and women water? Why was one sex so prosperous and the other so poor? ये शार्प क्वेश्चन है काफी, और एक्सपोज करता है inequality between men and women, specifically the economic one. She reminds us that women's poverty was not due to the lack of ability.
but due to lack of education that was not provided to them, lack of inheritance, lack of फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आप रूम ऑफ मानसून का वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत कुछ समझ आ जाएगा। ये कोट पावरफुली शो करती है कि जेंडर इक्वालिटी इज रूटेड इन सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, नॉट इन नेचर। इट इज इन नर्चर, नॉट इन नेचर। अब हम कवर करेंगे कुछ क्वेश्चंस। In which novel by Virginia Woolf does a painter actively appear as a character engaged in painting? मुझे जवाब दीजिए A, B, C या D, whatever you feel in the comments. This is question number 1. अब हम करने वाले हैं question number 2. To the lighthouse is divided into 3 sections. Which of the following is not one of them? Sky, window, time passes, the lighthouse. Whatever you feel, A, B, C, D, write in comments. And the next one, question number 3. Virginia Woolf famously wrote on or about December 1910 human character changed, which other novelist asserted it was in 1915 the old world ended, and in which novel? I hope आप आराम से दे पाएंगे इन क्वेश्चंस के आंसर A, B, C, D, क्वेश्चन नंबर 3। जैसा भी आपको लगता है जो भी आंसर है उस तरीके से मुझे बताइए। इस फॉर्मेट में आप लिख देंगे तो मुझे आसानी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल 1 का आंसर आप A लिखना चाहते हैं, 2 का B और 3 का C, तो सिर्फ इस तरीके से मुझे आंसर्स कमेंट्स में लिखकर दे दीजिए। अगर आप में से कोई भी मेरे लाइव सेशंस ज्वाइन करना चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो कि लिटरेचर से रिलेटेड है, बी इट CUET का मास्टर्स एंट्रेंस, KVS, TGT, PGT एग्जाम और UGC नेट पेपर 2, यू कैन कनेक्ट विद मी। एक लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में जिससे आप एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी कर सकते हैं। Thanks for watching and best of luck for exams, and please do not forget to share and subscribe the channel.